लाइव किए। पीपीटी। आज थोड़ा सा हम कम पढ़ाएंगे, ठीक है। और 11 बजे से मेरा पेट बड़ी दर्द दे रहा है नहीं फास्टिंग। फास्टिंग कहीं हम करे हो? फास्टिंग टास्टिंग देखो, सुबह में नीचे फ्लैट में रहता है एगो, सुबह ही सुबह 6 बजे गेट नॉक किया। आवाज कम करो। हेलो। हेलो। सही है। सुबह ही सुबह जाके गेट नॉक कर रहा है कि जल्दी उठिए। हमने कहा है तो नहाइए। हमने कहा है ला चलेंगे पूजा करने के लिए। मैं कपार फाड़ भागो यहाँ से। हैं? सुतने नहीं देगा तुम्हारा। मैंने एक्चुअली खाना का बड़ा दिक्कत हो रहा है। बाहर का खाना खा रहे हैं अभी, और लग रहा है कि तबीयत सही नहीं जा रहा। थोड़ा कमेंट दिखाओ। सारा पीडीएफ एक बार में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे मिल रहा वैसे वैसे रखो। चलिए। जैन धर्म से हमने ना बताए थे। जैन बताए हैं। उदाइन बोल रहा है, तो लगा उदयन जैन बोल रहा है। ये हो चुका है ना? है ठीक है, जैसा आप बोले। देखिए,
हमने उस दिन चर्चा किया था कि जो हर्यंक वंश है इसको कहा जाता है मगध महाजनपद का ओरिजिनल जो वंश की पद्धति स्टार्ट हुई वो हर्यंक वंश से स्टार्ट होता है। हर्यंक वंश का स्थापना जिस व्यक्ति ने किया था वो कौन था तुम्हारा? बिंबिसार। कौन था तुम्हारा? बिंबिसार। 544 बीसी में जो है तुम्हारा बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का तुम्हारा स्थापना करता है। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि ठीक ठाक रूलर था, बढ़िया रूलर था, और हम ये भी समझाए थे कि इसने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध की नीति को नहीं अपनाया था। इसने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए कैसा नीति अपनाया था? वैवाहिक नीति अपनाया था तुम्हारा। और कहा जाता है कि ये जो बिंबिसार था अपने शासनकाल में कई राज्य को जीत करके, ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को जीता, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मेनली जो है तुम्हारा, हम अभी तुरंत समझाएं कि भाई साहब मेन जो कारण था तुम्हारा वो वैवाहिक नीति था। उसके बाद देखिएगा जो वैवाहिक नीति जो बनाया ये, तो 3 वैवाहिक नीति, एक वो अमरपाली एक अलग से था तुम्हारा, इसके बारे में कहा जाता है टोटली 4 था। एक तुम्हारा प्रसेनजीत हुआ करता था, उसकी बहन थी जिसका नाम क्या था तुम्हारा? महाकोसला था। एक तुम्हारा वैशाली की चेतक की राजा पुत्री यानी चेलना था तुम्हारा। मद्र नरेश यानी मद्र बोले तो आधुनिक पंजाब का जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, मद्र देश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था तुम्हारा? क्षेमा। तो 3 को जो है तुम्हारा इससे शादी हुआ था। एक तुम्हारा कौन सा? महाकोसला, दूसरा कौन सा? चेलना, और तीसरा कौन था? क्षेमा। और ये तीनों से शादी करके इसने अपने क्षेत्र का तुम्हारा विस्तार किया। हम उस दिन भी बताए थे कि भाई साहब महात्मा बुद्ध जो है तुम्हारा वो किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। और जो मृत्यु हुआ था वो किसके समय काल में हुआ था? अजात शत्रु के समय काल में। तो बिंबिसार जो है तुम्हारा किस धर्म के स्वावलंबी थे? तुम्हारा बौद्ध धर्म के। कौन सा धर्म तुम्हारा? बौद्ध धर्म। राजधानी कहां बनाई थी तुम्हारा? राजगिरी। कहां बनाई थी? राजगिरी तुम्हारा। उसके बाद देखिएगा तो इसके उत्तराधिकार में यानी बिंबिसार के उत्तराधिकारी में कहा जाता है कि भाई साहब इनका बेटा जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। और बिंबिसार को मारने वाला भी व्यक्ति कौन था? अजात शत्रु। मारने का क्या रीजन था हमने समझाया था तुम्हारा। फिर खराब बदतमीज जल्दी करो। चलिए देख, बनाबे किया तो इतना स्टाइल से बनाया है। रिमोट न है हो।
रिमोट लाओ रिमोट। क्या जरूरी है ये सब ताम झाम करने का? है ठीक, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मल। चलिए, जब तक लेके आता है हम बोले कि दूसरा रूलर जो बना वो कौन सा बना तुम्हारा? अजातशत्रु। कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि मैंने बताया कि भाई साहब था तो बड़ा क्रूर टाइप का व्यक्ति, अपने बाप को भी मारने वाला यही व्यक्ति मेन कारण लेकर ब्याह था, ब्याह नहीं हो पा रहा था, और जिस महिला से इसका प्रेम चक्कर चल रहा था उसका एक ही चीज कहना था कि जब तक तुम रूलर बनेगा नहीं तब तक हम तुमसे शादी करेंगे नहीं। बाप कहता था कि अभी हम जवान है, हमको ब्याह करने दो। मतलब ना घाट का ना तो ना घर का ना घाट का, कहते ना, सॉरी। तो भाई साहब इसके साथ वही हो रहा था, तो बाप को ही सल्टा दिया तुम्हारा। अब कहा जाता है कि अजातशत्रु जो है तुम्हारा, इसने अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए इसने शादी तो किया ही, लेकिन कहीं कहीं युद्ध का भी नीति अपनाया तुम्हारा। जैसे याद करिए, वज्जी याद आ रहा है, और वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। वैशाली पर विजय प्राप्त किया, और उस समय एक शक्तिशाली गंडाज हुआ करती थी, वही वज्जी गंडाज हुआ करती थी तुम्हारा। जब इसके बाद देखोगे तुम्हारा, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय काल में। हम बताए भी थे तुम्हारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु यदि आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो किसके समय काल में हुई थी? किसके समय काल में? अजातशत्रु के समय काल में ना। 483 बीसी। कब हुआ था? 483 बीसी। और इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था पहला कहां पे आयोजन किया गया था? राजगीर में किया गया था। और रूलर कौन था तुम्हारा? अजातशत्रु। कब किया गया था? 483 बीसी में। क्लियर है तुम्हारा? यह प्रारंभ में कहा जाता है कि यह जो व्यक्ति था यानी तुम्हारा अजातशत्रु था, वो जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, जैन धर्म में बिलीव करता था। लेकिन चूंकि इसके पिताजी महात्मा बुद्ध से बड़ा प्रेरित आदमी थे, और इनका भी जब मिलन होता है तुम्हारा इसके साथ यानी तुम्हारा अजातशत्रु के साथ, तो कहा जाता है कि भाई साहब को लगने लगा कि न जो जैन धर्म से बेटर तुम्हारा बौद्ध धर्म है, और इसने बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया। उसके बाद यदि देखिएगा तो कहा जाता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना वो उदयन बना है। रे इधर आओ। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब जो अजातशत्रु के बाद रूलर बना था, कौन बना था तुम्हारा? उदयन बना था, या उदयन कह सकते हैं। ये तुम्हारा हम बोले थे कि भाई साहब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था तुम्हारा? उदयन था। कौन था तुम्हारा? उदयन था। यही था ना? यानी राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था तुम्हारा? उदयन। राजधानी राजगिरी से कहां लेके गया था? पाटलिपुत्र। कहां लेके गया था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित एक नगर, और यह एक रणनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और बाद में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बनी थी तुम्हारा। उसके बाद देखिएगा तो उदयन के बाद देखिएगा तो भाई साहब इसने जो साम्राज्य का विस्तार किया उदयन ने भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्य का विस्तार किया, और मगध को शक्तिशाली क्षेत्र बनाने में भी इसका बहुत बड़ा अहम योगदान है तुम्हारा। उदयन के बारे में कहा जाता है। उसके बाद देखोगे तो कला और संस्कृति का संरक्षण भी इसके समय काल में हुआ था तुम्हारा। उदयन के समय काल में उदयन ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, और अपने शासन काल में कई भव्य मंदिर और भवन बनवाए थे तुम्हारा मगध वाले क्षेत्र में। और उदयन के बाद यदि कहा जाता है कि जब पाटलिपुत्र का इसने तुम्हारा राजधानी में परिवर्तन किया था, तो कहा जाता है कि उस समय बड़ा फेमस था। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, पटन देवी का नाम सुने होंगे, नाम सुने? पाटलिपुत्र या पाटली ग्राम, जो पटना का एक नाम हुआ करता था पाटली ग्राम,
ये पाटलिग्राम पढ़ने का भी मेन कारण वही था तुम्हारा, पतन देवी। और पाटलिपुत्र नाम भी पढ़ने का मेन कारण तुम्हारा वो मंदिर ही है, जो अभी आजकल के कहां देखने को मिलेगा, पटना सिटी वाले क्षेत्र में आपको पटन देवी देखने को मिलेगा। तो इसके समय काल में भयंकर भयंकर तुम्हारा भवन निर्माण बनाए गए। इसी के दरबार में इसका एक मंत्री रहा करता था जिसका नाम था नागदशक। नागदशक कहा जाता है कि अंतिम समय में उदयन जो है तुम्हारा और बड़ा कमजोर हुआ था तुम्हारा, और कहा जाता है कि उदयन के बाद एक नागदशक ने थोड़ा बहुत शासन किया, और कहा जाता है कि ये हर्यंक वंश का जो है तुम्हारा अंतिम शासक था। और नागदशक को मारने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था। शिशुनाग का नाम सुने हैं? शिशुनाग जो है तुम्हारा नागदशक को मारा था, और कहा जाता है कि नागदशक को मार करके हर्यंक वंश की समाप्ति होती है, और उसके बाद जो हुआ तुम्हारा कौन सा वंश हुआ था? शिशुनाग वंश हुआ था। क्लियर है? हर्यंक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। यहां पे लिख लेना, एगो शब्द लिखो, एगो लिखिएगा कि जैन धर्म में जैन धर्म में जैन धर्म में जैन धर्म में लिखिएगा, जैन धर्म में बिंबिसार को जैन धर्म में बिंबिसार को जैन धर्म में बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से श्रेणिक के नाम से श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु हम अभी तुरंत बताए थे, किसका बेटा था तुम्हारा? बिंबिसार का। और हर्यक वंश को किस वंश के नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश। कौन सा वंश तुम्हारा? पितृहंता। क्लियर है? बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कजिया, मतलब आधुनिक किसको क्या कहा जाता है? काशी कहा जाता है। लिखना, एक पॉइंट यो लिख लो, लिखना लिखना कि बिंबिसार की क्षेत्र विस्तारवादी नीति में बिंबिसार की क्षेत्र विस्तारवादी नीति में एक काशी क्षेत्र भी था, एक काशी क्षेत्र भी था, एक काशी क्षेत्र भी था, जिसे 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 उसे दहेज के रूप में दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। काशी का प्राचीनतम नाम, काशी का प्राचीनतम नाम, काशी का प्राचीनतम नाम, काशी का प्राचीनतम नाम कजिया बताया गया है। कजिया बताया गया है। काशी का प्राचीनतम नाम कजिया बताया गया है। ठीक है तुम्हारा? लिख लिए तुम्हारा? अब देखिए, शिशुनाग में ज्यादा था नहीं। शिशुनाग कहा जाता है कि शिशुनाग वंश का स्थापना करता है तुम्हारा। उसी में कहा जाता है कि एगो काला शोक हुआ था, और काला शोक जो हुआ था उसी के समय काल में, काला शोक के समय काल में तुम्हारा
द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था तुम्हारा। लेकिन शिशुनाग वंश से संबंधित जात्या बातें जो है वो वह उतना बढ़िया से काम भी नहीं किया मगध क्षेत्र के लिए। हर्यंक वंश के बाद जो सबसे ज्यादा आपको बिहार में आपसे पूछा जाएगा वो तुम्हारा किस वंश से पूछा जाएगा? नंद वंश से पूछा जाएगा। मौर्य वंश से पहले का ये वंश है तुम्हारा नंद वंश। कहा जाता है कि महापद्म नंद था, जिस महापद्म नंद ने इस वंश की स्थापना की तुम्हारा, यानी नंद वंश की स्थापना की। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस वंश की स्थापना होती है महापद्म नंद के द्वारा। और महापद्म नंद कहिएगा तो इसका शासन ज्यादा दिन तो नहीं चला, और मेन जो शासन चलता है तुम्हारा वो घनानंद के समय काल में चलता है, जो नंद वंश का अंतिम शासक उसको माना गया है। शासन जो है इसका क्षेत्र जो है तुम्हारा नंद वंश का मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में ये सफल रहा था। और खास करके महापद्म नंद से ज्यादा यदि योगदान रहा तो वो घनानंद का रहा तुम्हारा। सैन्य शक्ति के बारे में देखोगे तो नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी, जो उस समय की कहा जाता है कि जितना महाजनपद था 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा यदि विशाल सेना था किसी के पास तो वो तुम्हारा नंदों के पास था तुम्हारा। इसी के समय कहा जाता है कि जब महापद्म नंद के बाद शासक तुम्हारा घनानंद बनता है तो 326 बीसी में जो सिकंदर का आगमन हुआ था तुम्हारा भारत, वो मेन कारण था तुम्हारा मगध महाजनपद को ही तुम्हारा हराने का। और रावी नदी का नाम सुने होंगे आप लोग। रावी नदी के पास जब आता है तो कहा जाता है कि भाई साहब वहां पे राजा पौरस के साथ एक युद्ध होता है तुम्हारा सिकंदर का। और उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि भाई साहब पौरस जीत गया था, सिकंदर हार गया था। ऐसा कुछ नहीं है, सिकंदर की जीत हुई थी और पौरस की हार हुई थी तुम्हारा। लेकिन जब पौरस की हार हुई तो सिकंदर लेकिन उससे बड़ा खुश हुआ, कहा कि कम से कम जिसको विश्व विजेता कह रहा है कम से कम उसके सामने तुम रहे तो टिके तो। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ा तेज तरार आदमी था सिकंदर। अपना तो चलता ही था, अपना सेना को साथ लेके चलता ही था, अपनी बीवियों को साथ लेके चलता था। और कहा जाता है कि जिसको जिसको इसने हराया उसको उसको जो है तुम्हारा हराता था, कहता था कि राखी बांधो, भाई है तुम्हारा। और भाई साहब सबसे जबरदस्ती अगर बीवी का यदि मनो नहीं हो राखी बांधने का तो कहा जाता है कि भाई साहब रक्षा बंधन अलगे से मनवाता था। पौरस को फिर से वो क्षेत्र जो है तुम्हारा वो दे दिया गया। मेन मोटिव था तुम्हारा मगध पर आक्रमण करना। लेकिन कहा जाता है कि मगध पर जो आक्रमण करता तुम्हारा, उससे पहले एक खेला पाटलिपुत्र में हो चुका था। और एक खेला जो पाटलिपुत्र में हुआ था एक ब्राह्मण पंडित के साथ हुआ था। और उस ब्राह्मण पंडित का यदि नाम देखिएगा तो ब्राह्मण पंडित कौन है तुम्हारा? चाणक्य है। आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कौन सा है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है यहीं पे एक प्रोफेसर का काम करते थे तुम्हारा महर्षि चाणक्य, ब्राह्मण थे तुम्हारा। और कहा जाता है कि ऐसे ही मांगते मांगते एक बार पाटलिपुत्र पहुंचे थे ये तुम्हारा। और उस समय बैठा हुआ है तुम्हारा घनानंद। और घनानंद के बारे में कहा जाता है कि बड़ा क्रूर शासक था वो, महापद्म नंद के उल्टा था ये तुम्हारा। और घनानंद को एक चीज की बड़ा खतरनाक आदत थी, वो आदत थी कि भाई साहब वो शास्त्रार्थ बड़ी करवाता था अपने कोर्ट के लोगों से जो उसका कोर्ट के दरबार में रहते थे। और इसको खुद घमंड था कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो चाणक्य भी जब पहुंचे तो कहा जाता है कि कुछ शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ मतलब उस समय ये वाला शास्त्रार्थ नहीं था कि भाई साहब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये वाला नहीं था। नॉर्मल आध्यात्मिक वाला शास्त्रार्थ होता था। उसमें कहा जाता है कि कहीं ना कहीं घनानंद से हावी रहा चाणक्य। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं जिसको ज्ञान बड़ी कम होता तो देखिएगा कि बड़ा जल्दी एग्रेसिव हो जाएगा तुम्हारा। जो नॉलेजेबल आदमी होता है वो उसको तुम कुछ कहते रहो फेस पे स्माइल देते रहेगा। कहा जाता है कि घनानंद जो है तुम्हारा जब हावी होने लगा चाणक्य तो घनानंद इसको बेइज्जत करता है और कोर्ट से बाहर निकलवाता है। और कोर्ट निकल कहा जाता है कि शिखा पर, ब्राह्मण लोग शिखा रखता है, टीक रखता है,
भले हम एक ऐसा ब्राह्मण है जो आज तक टीक नहीं रखते, लेकिन हम तो जनेऊओं ने पहनते हैं। सच पूछिए तो हम घर जाते तो मेरी माँ हमको बड़ी मार मारती है, अब यो थाप घींच देती है, कहते कम से कम जनो तो पहन लो तुम। हम जनो का बड़ा खतरनाक रूल नियम होता है, उतना हमसे हो पाएगा नहीं हो पाता है। घर में जाते हैं तो जनो जबरदस्ती पहना देती है मेरी माँ। अब फिर जैसे हम पटना आते हैं फिर जनों को निकालते हैं, प्रणाम करते कहीं फेंक देते हैं। अब कौन उतना पालन करेगा? तो टीक रखना तो दूर की बात, लेकिन रखता है, सिखा रखता है तुम्हारा। कहा जाता है कि हाँ अब 5 बजे आता है, लो जल्दी दो ये लोग को यार। और ऑनलाइन इन लोग को प्रोवाइड करवाइए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो कहा जाता है कि इस समय जो तक्षशिला में बैठा हुआ था तुम्हारा, तो जब इसको निकाला गया चाणक्य को, तो कहा जाता है कि जाते समय ही तुम्हारा इसको मालवा वाला इलाका, मालवा बोले तो मध्य प्रदेश वाला इलाका, और मध्य प्रदेश के जंगलों में कहा जाता है कि इसको एक बच्चा दिखा खेलते हुए, और वो जो बच्चा बड़ा खतरनाक रूप से अपना एक्टिविटीज को दिखा रहा था। तो चाणक्य कहता है कि उस बच्चे को लेके चल जाता है अपने साथ तक्षशिला, और कहा जाता है कि वहीं पे तुम्हारा चलो तुमको राजा हम एक दिन ना एक दिन बनाएंगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसी समय कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो जब मगध पे आक्रमण होना था तो उस समय कहा जाता है कि चाणक्य ने भी एक नीति खेली थी तुम्हारा मगध को बचाने के लिए, क्योंकि मगध पे राज इसको करना था, इस व्यक्ति को। और सब मगध आने का मेन कारण क्या था? तो 2 कारण था, एक तुम्हारा लोहा था और दूसरा तुम्हारा हाथी था। इस क्षेत्र में लोहे की मात्रा बड़ी ज्यादा थी, और लोहा जिस क्षेत्र में बड़ा अच्छा खासा होता था उस क्षेत्र का सैन्य शक्ति बड़ा खतरनाक होता था, क्योंकि उस समय जितने औजार या हथियार बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे? लोहे से बनाए जाते थे। और हाथियों का यूज सबसे खतरनाक रूप से किया जाता था तुम्हारा युद्ध में। कहा जाता है कि हाथियों का यूज जो है वो बड़ा बड़ा गेट उठ तोड़ने के लिए, जो है किला उला तोड़ने के लिए हाथियों का यूज किया जाता था। आज भी देखिएगा कोई बढ़िया किला उला जाइएगा तो देखिएगा कि गेट के पास बड़ा नुकीला टाइप का बनाया हुआ रहता है। वो कहा जाता है कि हाथियों से बचाने के लिए किया जाता था, क्योंकि हाथी को जो है नशा करवाया जाता था युद्ध में। जब भरपेट नशा करवा दिया जाता था हाथियों को, तब भाई साहब उसके सामने चट्टान आ रहा है कि आदमी आ रहा है कि उसको कुछ नहीं पता चलता था, जो सामने आ रहा है तोड़ते जा रहा है। तो हाथियों का यूज किया जाता था युद्ध में। सिकंदर का भी मेन कारण यही था, एक लोहा और दूसरा तुम्हारा हाथी। लेकिन कहा जाता है कि जब ये रावी नदी के पास पहुंचा तो रावी नदी को घेरने के लिए तुम्हारा कहा जाता है कि चाणक्य ने उसी व्यक्ति को भेजा था जिस बच्चा को उठा के लेके गया था। लगे तुम्हारा जितना पढ़ाई था हो गया, अब बारी है तुम्हारा एग्जाम का। अब एग्जाम में पास होते हो कि नहीं होते हो अब पता चलेगा। यहां पे एक पर एक कांड होता है तुम्हारा। कहा जाता है कि रावी नदी के उस किनारे ये लोग थे तुम्हारा जो सिकंदर के सेना थे, और एक अफवाह उठाया गया जो रावी नदी को क्रॉस करके इधर वाले क्षेत्र में आएगा
इस पानी में देवीय शक्ति है और इससे बहुत सारी सेना का मृत्यु होगा। और कहा जाता है कि जो बच्चा को भेजा गया था, जो बच्चा बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा, वो बच्चा ऐसा ऐसा काम भी कर रहा था जिससे सबको लगने लगा कि सही में कुछ देवीय शक्ति है। बाद में जो सिकंदर के सेना थे वो सारे के सारे लौट जाते हैं। जब सिकंदर के सेना लौटने लगे तो सिकंदर भी कहा कि हम काहे लड़ रहे। उसी समय सिकंदर का जो नेवी था, जो सैन्य जो नाव शक्ति था तुम्हारा, उसका नाम था तुम्हारा सेल्यूकस निकेटर। और निकेटर को पता था कि ऐसा कुछ सीन है नहीं, बस ऐसा कुछ अफवाह उठाया जा रहा। तो सेल्यूकस निकेटर इसी वाले क्षेत्र में रह गया और बाद बाकी जितने भी सिकंदर के सेना और सिकंदर खुद, वो कहा जाता है कि वापस लौटता है। अब बारी थी चाणक्य का तुम्हारा पाटलिपुत्र में। और उस समय घनानंद बैठा हुआ है जो अंतिम शासक। और ये कभी भी मत समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बार में तुम्हारा पूरा पाटलिपुत्र को जीता था। कई बार युद्ध लड़ा घनानंद से और जितना बार लड़ा उतना बार उसकी हार होती है। तो इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, जो चाणक्य का किताब है अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य जब थका मारा बेचारा जा रहा था तो एक आंगन में एक बच्चा रो रहा था और उसकी माँ उसको बड़ा जोर से डांट लगा रही थी कि बीच से रोटी तोड़ोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा तुम्हारा। जब तावा से रोटी निकलता है तो बीच में बड़ा भाप होता है ना तुम्हारा, तो कहा कि बीच से तोड़ोगे तो ऐसे ही तुम्हारा हाथ जलेगा। उसकी माँ कहती है कि किनारे से तोड़ो। तब जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में आया कि हम सीधा आते हैं पाटलिपुत्र पे ही अटैक करते हैं, मतलब सेंटरे पे अटैक करते हैं। जबकि मगध तो क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो हम किनारे से क्यों ना अटैक करें। और यही बात उसके दिमाग में और कहा जाता है कि किनारे करते 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 323 बीसी में कहा जाता है कि भाई साहब, या 322 कहिए, तो घनानंद की हार होती है और यहां से शुरुआत होता है तुम्हारा मौर्य वंश का और नंद वंश का तुम्हारा समाप्त होता है। नंद वंश में कृषि और व्यापार में देखिएगा तो कहा जाता है कि कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया तुम्हारा, और सबसे ज्यादा घनानंद के द्वारा दिया गया था तुम्हारा। यदि देखिएगा कि सिकंदर का आक्रमण, अभी हम तुरंत बताए थे कि सिकंदर का आक्रमण किसके समय काल में हुआ था, घनानंद के समय काल में। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तुम्हारा, घनानंद था। कौन था तुम्हारा, घनानंद था। क्लियर। एक बात यहां ध्यान, कलिंग को जीतने वाला जो पहला राजा था वो तुम्हारा महापद्मनंद था। और कहा जाता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को विजित किया था और वहां से जीन की मूर्ति, जीन बोले तो जीन से जैन बना है। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है। जीन का मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब कॉन्करर। यहां विजेता का मतलब ही नहीं कि मेरे ऊपर या तुम्हारे ऊपर विजेता, खुद के ऊपर जो जीत जाए उसी को जीन कहा गया। कहा गया कि आदमी का दुश्मन हर कोई हो सकता है, लेकिन आदमी का दुश्मन जो खुद अपना आदमी होता है उससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। और जब अपने आप पे यदि आप बैलेंस बना लिए, अपने आप पे कंट्रोल बना लिए, तो दैट मीन्स आपको रियल में ज्ञान की प्राप्ति उसी समय हो जाती है। तो ये जो है तुम्हारा जीन शब्द से बना। जीन जो है तुम्हारा संस्कृत शब्द, और जीन का मतलब होता है विजेता। अपने आप पर विजेता जो होगा वही जैन कहलाएगा। तो कहा जाता है कि यहां एक जैन की मूर्ति मिली, यानी जीन की मूर्ति मिली तुम्हारा। और वो जो जीन की मूर्ति थी किसकी थी, तुम्हारा महावीर। किसकी थी, तुम्हारा महावीर। तो भाई साहब यहां से उठा के लाया था, जिसके इससे भी ये पता चलता है कि कलिंग को हराने वाला जो मगध वंश का सबसे पहला राजा बना था वो कौन बना था, महापद्मनंद बना था। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिए। हम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चला, ठीक है। मौर्य वंश का बात करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तुम्हारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की क्या की थी, तुम्हारा स्थापना की थी। ध्यान से देखिएगा, चाणक्य का योगदान बड़ा था तुम्हारा।
चाणक्य का योगदान तो था, लेकिन उस लायक शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। आ जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बने तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के बड़ा खतरनाक कट्टरपंथी लोग थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। कई बार क्वेश्चनों आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा धर्म था, तो कौन सा धर्म था? जैन धर्म था, बौद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म जो है वो तुम्हारा अशोक का हुआ करता था। तो कहा यह था कि भाई साहब जब चंद्रगुप्त मौर्य बना तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 305 बीसी में कहा जाता है कि वो जो सेल्यूकस निकेटर ऑलरेडी पहले से तुम्हारा रावी के उस साइड बैठा हुआ आदमी था। तो कहा जाता है कि रावी नदी इधर तुम्हारा सेल्यूकस निकेटर, इधर तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस निकेटर का एक ही एम था कि किसी तरह रावी को क्रॉस करके मगध को अपने क्षेत्र में मिलाना। जब तक ऐसा होता तब तक घनानंद हट चुका था और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था, पर यंग एज में रूलर बना था। यंग एज में बना तो सेल्यूकस निकेटर जो यहाँ पे था बड़ा एक्सपीरियंस आदमी है, क्योंकि सिकंदर का सेनापति रह चुका है, तो इसको बड़ा एक्सपीरियंस था तुम्हारा। इसके मन में आया कि भाई साहब ये नया नया लड़का बना, ये क्या ही कर लेगा, और मगध को जीतने का भी सबसे बढ़िया मौका है। घनानंद था तो थोड़ा बहुत डर भी था, लेकिन अभी ये जो बना है इसको हरा दिया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध होता है, और वो युद्ध हुआ 305 बीसी में। 305 बीसी में यह युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो सेल्यूकस निकेटर का मनसा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देना है, यह मनसा टूटती है। इसीलिए कहता है कि उम्र तय नहीं करती है कि आपके पास कितना नॉलेज है। उम्र किसी का बहुत बड़ा भी होता है तो बड़ी कम नॉलेज होता है, और उम्र किसी का कम भी होता है तो बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो उम्र से आप नहीं पता कर सकते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, हाउ मच यू हैव नॉलेज। इसमें कहीं से भी उम्र तुम्हारा ये मायने नहीं रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य को हल्के में लिया गया, और चंद्रगुप्त मौर्य को जब हल्के में लिया गया तो भाई साहब इसका मजा अब आएगा। 305 बीसी में दोनों के बीच में जो बैटल होती है, जो युद्ध होती है, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और जीत किसकी होती है? तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जीत ही हो रही थी, तब तक कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, बड़ा सुंदर थी देखने में, और उसका नाम था तुम्हारा कर्नेलिया, या उसी को हेलेना के नाम से भी जाना गया है। इतिहास गवाह है कि भारतीय इतिहास में महिलाओं का बड़ी यूज किया गया है लड़ाई में। तो कहा जाता है कि जब सेल्यूकस निकेटर हारने लगा तो अपनी बेटी को आगे कर देता है, यानी उस हेलेना को आगे कर देता है कि बहुत ज्यादा सुंदर, मोहित हो गया तुम्हारा उसकी सुंदरता पर। मतलब जाओ तलवार तलवार छोड़ो, रोज लेके आ रहे हैं हम तुम्हारे लिए, रुको। भाई साहब ओकर बापो बोला कि इसीलिए आगे किए थे ताकि तुम हमको छोड़ दो। युद्ध ना रुका, और कहा जाता है कि शादी करवाया जाता है दोनों का। तो हमारे यहाँ विदाई होता है तो देखिएगा कि हम लोग के तरफ जब विदाई होता है तो लड़की के साथ कोई एक आदमी जाता है ना विदाई में, क्योंकि भाई साहब लड़की अननोन रहती है और नया जगह जाएगा तुम्हारा। लव मैरिज हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लड़का थोड़ा जानल पहचानल रहता है। अरेंज मैरिज में तो लड़कों भी ज्यादा जानल पहचानल नहीं रहता है, तो कम से कम एगो तो व्यक्ति होना चाहिए ना कि घर में भाई साहब रो सके, पकड़ के कम से कम बात कर सके तुम्हारा। तो ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चलते आ रही है, और आज भी ये परंपरा चलती है। तो कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है तुम्हारा, यानी सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसी एक व्यक्ति को भेजा था, और वही व्यक्ति कौन था? मेगास्थनीज। कौन था तुम्हारा? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे साम्राज्य का विस्तार, ये तो हम समझा दिए। कहीं लिखल है? कर्नेलिया है ना वो। और युद्ध किससे हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। किससे हुआ था तुम्हारा? सेल्यूकस निकेटर। नहीं है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा उसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक, इंडिका नामक, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी गई। इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक में, जिस पुस्तक में, जिस पुस्तक में पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का अच्छी और विस्तृत जानकारी दी गई है। अच्छी और विस्तृत जानकारी दी गई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और बच्चा गलत मार के आया है। एक क्वेश्चन ही रहता है कि पाटलिपुत्र का अच्छा वर्णन किस किताब में दिया गया है, और उसमें भाई साहब एगो अर्थशास्त्र भी रहता है और एक इंडिका भी रहता है। 99% बच्चा अर्थशास्त्र को मार के आता है, क्योंकि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। वो सबको लगता है कि अर्थशास्त्र में, लेकिन पाटलिपुत्र का जो अच्छा वर्णन दिया गया, किसमें दिया गया है? इंडिका में, जो किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य थे, जिन्होंने, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। और यह पुस्तक, और यह पुस्तक, और यह पुस्तक, और यह पुस्तक राजनीतिक, राजनीतिक, और यह पुस्तक राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित है। और यह पुस्तक राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित है। एक पॉइंट लिखिएगा और कि चाणक्य को, चाणक्य को, चाणक्य को, चाणक्य को भारत का, भारत का, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। लिख लिया तुम्हारा? अब ध्यान से समझिएगा। तो जब ब्याह हुआ एकर, एकर ब्याह हुआ तो देखने में तो बड़ी सुंदर थी, और भाई साहब ज्यादा सुंदर पत्नियों मिलना एक गुनाहे है, न है? न तो पता चला कि काम कुछ कर रहे हैं, ध्यान ओकरे पे है कि क्या कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। और आज का जमाना ऐसा है कि ध्यान जो है स्वाभाविक चल ही जाएगा, नहीं? कि मेन कारण अब जमाना ठीक नहीं ना है हो। आप टाइम इधर दे रहे हैं, उधर कहीं और टाइम दिया जा रहा हो। तो इसीलिए तुम्हारा ब्याह करना तो भाई साहब
नॉर्मली से करना, नहीं तो वो टेंशन रहेगा तुम्हारा। तो देखने में बड़ी सुंदर थी, तो अधिकतर टाइम जो है ये व्यक्ति उधरे दे रहा है। अब जो पोर्ट सबसे पहले पहुंच जाता था चंद्रगुप्त मौर्य, तो लेट होने लगा इसको। अचानक की खोज रहा है कि कहाँ है, तो भाई साहब ये मोना सिनेमा हॉल में है, हैं? तो चाणक्य बड़ा परेशान रहने लगा इस व्यक्ति से कि ऑल टाइम पत्नी के पास रहता है तुम यार। पति धर्म ठीक है, लेकिन राजधर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा है, देखिए दुनिया में यदि आपके पास पैसा है तब ये सब कुछ है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ये झूठ कहता है कि जहां रखोगे वहीं रह लेंगे, नमक रोटी खिलाओगे वही खा ले। बकवास है ये सब चीज, ये कहावत है बस। ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है। और यदि वो कह रहा है तो मतलब वो समझो कि वो ऐसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हारा चल रहा है, ठग रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है। पता ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा बोलता है यार, पैसा है आपके पास तो सब कुछ है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य ऑल टाइम अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। भाई साहब ना चाणक्य को टाइम दे पा रहा है, ना राज्य को टाइम दे पा रहा है। जिस बच्चा को इतना मेहनत करके उसने एक राजा बनाया, ऐसा वो पत्नी के चक्कर में डूब रहा है, महिला के चक्कर में डूब रहा है। बाद में कहा जाता है कि सबसे बड़ा नफरत होने लगा तब चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा इसकी पत्नी से, तुम्हारा चाणक्य को। ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कि भाई साहब जो कर्नेलिया की जो मृत्यु हुई थी उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो था वो चाणक्य का हाथ था। इन्होंने कहा था ना कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यही पगली के चलते हुए पागल हो रहा है तुम्हारा। तो इससे बेटर यही पगली को सल्टा दिया जाए तुम्हारा, तो उस पागल को क्या सल्टाया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है। जो ओरिजिनल किताब था इसमें इस सब चीज का जिक्र नहीं है। हाँ, जो रिसर्च किया गया उसमें कहा गया कि ऐसा हुआ था। और यहाँ के हम टीचरों को ये भी देखे हैं कि भाई साहब ये भी पढ़ा देता है कि उसी के कारण जो है चाणक्य को मार दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो मेरी पत्नी को मारा तो भाई साहब हम भी इसको मार, ये फालतू बकवास है। क्योंकि चाणक्य जो है तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार बना था तुम्हारा दूसरा राजा, उसके समय काल में भी चाणक्य रहा है। और चाणक्य का ही वंशज कहा जाता है राधा गुप्त को। और वही राधा गुप्त बाद में कहा जाता है कि अशोक को राजा बनाने में सबसे अहम योगदान निभाया था। तो चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के दरबार तक रहा है वो व्यक्ति। तो भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मरवा देगा। जब तुम्हारा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के बहुत बड़े स्वावलंबी हो गए, तो उस समय कहा जाता है कि भाई साहब 300 या 298 बीसी के आसपास जो है तुम्हारा, उस समय कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और जब अकाल पड़ा तुम्हारा, तो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब जैन धर्म पढ़िएगा तो जैन धर्म में दो संप्रदाय हुआ है, एक श्वेतांबर हुआ है, दूसरा दिगंबर हुआ है। श्वेतांबर का जो प्रवर्तक माना जाता है वो स्थूल भद्र को माना जाता है, और दिगंबर का जो प्रवर्तक माना जाता है वो भद्रबाहु को माना जाता है। तो कहा जाता है कि भाई साहब जो चंद्रगुप्त मौर्य था इस चीज से बड़ा ग्रसित हुआ, जो अकाल पड़ा था, बड़ी लोग मरे थे पाटलिपुत्र वाले इलाके में। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण भारत जाता। उसी समय कहा जाता है कि जैन धर्म के भी कुछ लोग दक्षिण भारत की ओर गए थे। उसी में तुम्हारा एक भद्रबाहु था जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे। श्वेतांबर में और दिगंबर में बस यही अंतर है। श्वेतांबर यानी जिसका श्वेत हो अंबर, मतलब श्वेत मतलब व्हाइट उजला, और अब भाई साहब कपड़ा, जो व्हाइट कपड़ा पहनता है। आज भी आप जाइएगा राजगीर के तरफ और उधर जो आपको जैन धर्म के लोग मिलेंगे वो श्वेतांबर लोग हैं। वो सब देखिएगा ऑल टाइम व्हाइट कपड़ा पहनने रहता है तुम्हारा, उसको श्वेतांबर कहते हैं। लेकिन आप दक्षिण भारत में जैन को देखिएगा तो अधिकतर वैसे लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं पहनते हैं, न्यूड रहते हैं, तुम्हारा पूरे नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर का विचार ये था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा क्यों नहीं फैल पाया। जैन धर्म बौद्ध, जब फिलॉसफी पढ़िएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, दोनों का, जैनिज्म का भी और बौद्धिज्म का भी फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि जैन धर्म बड़ा अहिंसावादी लोग हैं।
उसमें एक छोटा सा जीव का हत्या करना भी तुम्हारा एक अपराध माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के जो किसान वर्ग थे या तुम्हारा जो सबसे निम्न वर्ग थे, जिसको तुम्हारा सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में सताया गया था, और वो लोग जो अपना धर्म परिवर्तन किए वो जैन धर्म को ना अपना करके बौद्ध धर्म को अपनाए थे। क्योंकि जैन धर्म में शुरू में कहा गया था कि एक छोटा सा कीड़ा को भी मारना जो है इस धर्म का अवहेलना माना जाएगा। और किसानों ने कहा कि भाई साहब हम खेती करेंगे तो दिक्कत तो होगा ही होगा, इसीलिए जो है हम जैन धर्म को नहीं अपनाएंगे, हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। तो जैन धर्म के लोग बड़ा कम है तुम्हारा। तो जो दक्षिण भारत में देखिएगा वो लोग कपड़ा तक नहीं पहनता। कहता है कि कपड़ा भी जो बनता है वो रेशम से बनता है, और हमारे नजर में रेशम का कीड़ा एक जीव है, और उसको यदि कुछ करके हमारे लिए कपड़ा बनाया जा रहा है तो हम उसे कपड़ा को नहीं पहनेंगे, क्योंकि जीव हत्या जो है हमारे धर्म में पूरा का पूरा अपराध माना गया है। तो साउथ इंडिया में जब आप जैनिज्म को देखिएगा तो लोग पूरा न्यूड रहता है, मतलब कुछ नहीं पहनेगा वो लोग। और उन लोगों ने कहा कि दिगंबर, मतलब बोला कि हमको ढकने के लिए आसमान ही काफी है। और जब हमारा जन्म हुआ था तो हम ऐसे न्यूड जन्म लिए थे, नग्न जन्म लिए थे। वो तो हमारा विचार बनाता है कि हम लोग अपने तन को ढकते हैं। यदि हमारा विचार सही रहता तो तन को ढकने का जरूरत ही नहीं रहता। तो हमारा विचार इस चीज को बताता है कि नहीं, तन को ढकना जरूरी है। और हम लोग अपने विचार से स्वतंत्र है, हमारा विचार अच्छा है, तो हम नहीं समझते हैं कि अपने तन को ढका जाए। यह है दिगंबर संप्रदाय के लोगों का सोच। श्वेतंबर वाले का ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है कि भद्रबाहु के साथ जो है तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कर्नाटका वाला इलाका में गए थे, और कर्नाटका वाले इलाके में जाकर के इस चीज से, अकाल से तो बड़ा दुख में था ही तुम्हारा ये व्यक्ति। और कहा कि हम बहुत दिन रह गए, अब हमको जिंदा नहीं रहना है और हमको अब जाना है, तुम्हारा अब मोक्ष माया सब चाहिए हमको। एक विधि होता है संलेखन विधि। संलेखन विधि में क्या होता है तुम्हारा, उसमें अन्न पानी को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है ना। अन्न पानी सब त्याग दो, तुम्हारा एक जगह एकांत बैठो। चंद्रगिरी पर्वत है तुम्हारा, और कहा जाता है कि वही श्रवणबेलगोला नामक जगह कर्नाटक का, और उसी चंद्रगिरी पर्वत पर जो है वो ये व्यक्ति बैठता है और अंतिम सांस 298 BC में लेता है। और वहां से चंद्रगुप्त बिंदुसार क्या करेगा नहीं करेगा, आगे क्या होगा सीन, ये हम आज नहीं बताएंगे, बताएंगे कल। बता देते हम आज ही, लेकिन हम बड़े कंट्रोल में पढ़ा रहे। मेरा पेट बिल्कुल, और एक होता है ना कि कॉर्नर कॉर्नर पूरा पेट ही दर्द दे रहा है। अब जाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। आज इतना कोई दिक्कत नहीं ना, PDF मिल गया ना, चलिए। ऑनलाइन वाला समझ आए तो एक बार 5 दबाओ। आप लोग रात वाला YouTube में रहते हैं, रात वाला YouTube में रहिए। जनगणना पूरा कर लिए थे, है जनगणना में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब देखो दिक्कत ऐसे नहीं कहा जाता है, क्वेश्चन मारो। नहीं हम पढ़ा दिए तो देखो एक बात हम बता देते हैं, कभी भी किसी के दूसरे के बात पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भले वो टीचरे क्यों ना हो। मतलब हम अपना बुराई खुद कर रहे हैं क्योंकि हम आपको सीख दे रहे हैं। अभी हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोले नहीं, अरे भाई ऐसे थोड़ी पता चलेगा। आप क्वेश्चन मारिए जनगणना का और देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। बन गया तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। नहीं समझा हमारी बात? तो भाई साहब ये नहीं कहना है कि नहीं हम जो बोल दिए वही सत्य है, आप जो कहिएगा वो सत्य होगा। आप पहले क्वेश्चन मारिए, बन रहा है तब सही है, नहीं बन रहा है तो सही नहीं है, फिर से एक बार देखो तब। और हम पूरा जनगणना 1.5 घंटा के करीब जनगणना का क्लास है, और हमको लगता है कि इवन जो जातिगत जो सर्वे हुआ है 2022-23 वाला वो हम करवा दिए है तुम्हारा। तो एक भी जनगणना से क्वेश्चन उससे हटेगा नहीं। बस आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है एक बार क्वेश्चन मार करके देख लेना, ठीक ना। चलिए।